तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे क्लास में स्वागत किया जाता है। तो लगभग 15 दिन के अंतराल के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं। तो आज के क्लास में हम अब तक जितने भी टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, लगभग 11 लेक्चर्स के आसपास टॉपिक अपलोड किए हैं मैंने, तो उन्हीं 11 लेक्चर से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज नेम्ड एस। इसका मतलब ये हुआ कि IUPAC नामकरण पद्धति के हिसाब से IUPAC नामकरण पद्धति के हिसाब से सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का IUPAC नाम क्या होगा। IUPAC नाम क्या होगा, ये हमको क्या करना है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो सही ऑप्शन हम तभी सेलेक्ट कर पाएंगे जब हमको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला पता हो, राइट। जब तक हमको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला पता नहीं होगा, हम इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के फॉर्मूला पे फोकस करते हैं। फॉर्मूला हुआ करता है Na2FeCN5NO। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम नाइट्रोफेरिसाइनाइड, सोडियम नाइट्रोफेरिसाइनाइड। दूसरा है सोडियम नाइट्रोफेरोसाइनाइड। जो दोनों नेम है या दोनों ऑप्शन है वो IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम सबको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग जनरली रोमन लेटर में लिखा करते हैं, लेकिन पहले और दूसरे ऑप्शन में जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयरन है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन लेटर में बिल्कुल भी शो नहीं किया गया है। तो हम तीसरे और चौथे ऑप्शन में जाते हैं, क्योंकि तीसरे और चौथे ऑप्शन में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके IUPAC नोमेनक्लेचर में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन लेटर में शो किया गया है। चलिए चेक करते हैं। पहला है सोडियम, तो सोडियम दोनों में लिखा गया है। फिर है पेंटासाइनाइडो, पेंटासाइनाइडो दोनों में लिखा गया है। फिर है नाइट्रोसिल, दोनों में नाइट्रोसिल है। तो डिफरेंस कहाँ पे किया गया है? फेरेट की ऑक्सीडेशन स्टेट पे। एक के केस में 2 लिखा गया है और एक के केस में 3 लिखा गया है। तो इजीली हम इसको आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एग्जैक्ट जो फेरस है या आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करने के लिए हम सिंपली आयरन को ले लिए X। साइनाइड नेगेटिव लिगेंड हुआ करता है जिसके ऊपर -1 का चार्ज लगता है, तो हम सिंपली इसको ले लेते हैं -5। नाइट्रोसिल हुआ करता है न्यूट्रल लिगेंड, तो उसके लिए हो जाएगा 0, और इस 2 की वजह से वहाँ पे जो चार्ज लगेगा वो लग जाएगा -2 का चार्ज, -2 का चार्ज, क्योंकि हम सबको पता है कि एक कॉम्प्लेक्स हमेशा न्यूट्रल हुआ करता है। सो X इज इक्वल टू -2 + 5, सो X विल बी +3, X विल बी +3। तो यहाँ पे आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 निकल करके आ रही है। तो डेफिनेटली हमारे लिए जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, सोडियम पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसिल फेरेट 3, नाइट्रोसिल फेरेट 3, ये हमारे लिए हो जाएगा राइट आंसर। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के बारे में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि ये स्पेशल क्लास ऑफ ड्रग हुआ करता है। ये ड्रग की एक स्पेशल क्लास हुआ करती है जो खासकर हाइपरटेंशन, राइट, क्या बोल रहा हूँ, हाइपरटेंशन से रिलेटेड जितने भी मेडिसिन्स बना करते हैं उन मेडिसिन में ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हुआ करता है। तो आइए आज के दूसरे क्वेश्चंस पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, Which one of the following is wrongly matched? Which one of the following is wrongly matched? इसमें कौन सा जो पेयर है या कौन सा जोड़ा है बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है।
कौन सा जोड़ा बिल्कुल सही नहीं है, रॉन्गली मैच्ड है, उसको हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है CuNH3 4+2 का चार्ज लगा है और इसकी जो ज्योमेट्री बताई गई है वो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो क्या ये सही है? तो डेफिनेटली इसका आंसर है यस, ये सही है। क्यों सही है? तो आप मेरे बाकी के जो वीडियोस है उसको देख लीजिए कि पूरे केमिस्ट्री के अंदर या कहें कि पूरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर ये पहला वाला केस जो होता है वो एक्सेप्शनल केस की कैटेगरी में आता है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में होना चाहिए था क्या, sp3 मीन्स ज्योमेट्री होता टेट्राहाइड्रल, बट इसका जो रियल ज्योमेट्री हुआ करता है वो क्या हुआ करता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हुआ करता है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसके बारे में पूछा गया है कि न्यूट्रल लिगेंड, तो यहाँ पे कार्बोनिल आपको साफ साफ दिख रहा है कि कार्बोनिल लिखा हुआ है एज अ लिगेंड, और कार्बोनिल जो होता है वो डेफिनेटली न्यूट्रल लिगेंड हुआ करता है, राइट। कार्बोनिल जो है वो अपने आप में एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, बिल्कुल सही मैच है, पहला भी सही मैच है और दूसरा भी सही मैच है। तीसरे ऑप्शन में जाते हैं, FeCN6 3-, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन दिया गया है वो है sp3d2, राइट। हाइब्रिडाइजेशन दिया गया है sp3d2। तो यहाँ पे आप लिगेंड देख रहे हैं कि लिगेंड कैसा लिगेंड है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉन क्या हुआ करते हैं, पेयर अप हुआ करते हैं, और इनर डी ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया करते हैं। तो डेफिनेटली ये रॉन्गली मैच्ड है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था D2sp3, तो ये रॉन्गली मैच्ड है। फोर्थ के बारे में सोचते हैं, COEN3+3 फॉलोज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को ये फॉलो करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप इसका इफेक्टिव एटॉमिक रूल के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो ये बिल्कुल सही मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा 3 इज रॉन्गली मैच्ड। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन बताया गया था sp3d2 वो sp3d2 ना हो करके क्या होगा, D2sp3 होगा। अब चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चंस के ऊपर में। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, Which one of the following is an outer orbital complex and exhibits paramagnetism behavior? फिर से रिपीट कर रहा हूं, Which one of the following is an outer orbital complex and exhibit paramagnetism behavior? हिंदी में बात करें तो इनमें से ये पूछा जा रहा है कि जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें कौन सा कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल है जो संकुल होने के साथ में ही वो अपना अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, राइट। कैसा गुण प्रदर्शित करता है, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो हुआ करता है जब आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। आउटर डी ऑर्बिटल कहने का मतलब मेरा ये है कि 4d ऑर्बिटल क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। या सिंपली हम बोलें कि हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ करेगा वो क्या हुआ करेगा, sp3d2। sp3d2 अगर हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है कॉम्प्लेक्स में तो उसे हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एंड दूसरा चीज है कि पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर। पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर क्या होगा कि इसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड या एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो इन 4 ऑप्शन में हम वही सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो ये दोनों पैरामीटर को फुलफिल करता है। तो आइए एक एक करके चेक करते हैं। पहला है NiNH3 पॉजिटिव। Ni निकिल, एटॉमिक नंबर हुआ करता है इसका 28, एटॉमिक नंबर हुआ करता है कितना, 28 हुआ करता है, +2 का चार्ज है। तो ओनली निकिल के लिए जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 3d8 एंड हो जाएगा 4s2। निकिल के लिए हो जाएगा कितना, 3d8 एंड 4s2। अब इसमें ऑक्सीडेशन हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। +2 है कहने का मतलब ये हुआ कि Ni
+2 अगर मैं बनाता हूँ तो 3D 8 और 4s को मुझे 0 स्टेट में लेना पड़ेगा। 4s को मुझे 0 स्टेट में लेना पड़ेगा। अब मैं D को चेक कर रहा हूँ, तो D को चेक करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि D के पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। D के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे? 3D ऑर्बिटल्स बनाऊंगा और इसमें मैं 8 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया? 8 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया। अब मुझे दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? सिंगल है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? सिंगल है। तो सिंगल को हम क्या करा सकते हैं? पेयर अप करा सकते हैं। पेयर अप करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे अमोनिया जो है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में हम लोग पेयरिंग कराते हैं। तो पेयरिंग तो जरूर हो जाएगा, लेकिन डी के पास बॉक्स बचेगा कितना? 1 बॉक्स बच रहा है। डी के पास कितना बॉक्स बन रहा है? 1 बॉक्स बच रहा है, या बोलें कि 1 ऑर्बिटल बच रहा है, जो डी का ओनली एक ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट करने देगा, 2 ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट करने नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये D2sp3 बिल्कुल नहीं बना पाएगा। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल भी ये फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो डेफिनेटली इनर वाला डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो कौन सा वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा? आउटसाइड वाला, या 4D ऑर्बिटल जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो ये बात तो कंफर्म हो चुका कि ये जो है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, इस बात कंफर्म हो जाता है। अब दूसरा चीज देख रहे हैं कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, राइट। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये दूसरे पैरामीटर को भी फुलफिल कर रहा है। मतलब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ में ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो जरूर करेगा। तो इस क्वेश्चंस का सही ऑप्शन पहला वाला ही ऑप्शन होना चाहिए। अब देखते हैं आज के चौथे क्वेश्चंस के बारे में। तो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है? हाउ मैनी EDTA मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स विथ अ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन के साथ अष्टफलकीय यौगिक बनाने के लिए, अष्टफलकीय यौगिक बनाने के लिए कितने EDTA मॉलिक्यूल्स या अणु की जरूरत पड़ेगी? कितने EDTA अणु की जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले हम चेक ये करते हैं कि EDTA की डेंसिटी कितनी होती है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ EDTA, है ना। तो EDTA की डेंसिटी जो हुआ करता है वो हेक्साडेंटेड है, राइट। EDTA की डेंसिटी कितनी होती है? वो टोटल 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। और हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कोई ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स अगर होता है तो उसके पास मिनिमम 6 मोनोडेंटेड लिगेंड की ज़रूरत पड़ती है, राइट। मिनिमम 6 मोनोडेंटेड लिगेंड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 मॉलिक्यूल होगा, राइट। EDTA का 1 मॉलिक्यूल ही पूरे के पूरे 6 लोन पेयर डोनेट करने के लिए कैपेबल होता है। सो द राइट आंसर विल बी द 1, ठीक है। एक ही EDTA मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी कैल्शियम के साथ में ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर भी एक बार देख ही लेते हैं। EDTA के स्ट्रक्चर्स में कहाँ से लोन पेयर डोनेट होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आप सबको पता है, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट, राइट। इथाइलिन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDTA। स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से CH2 फिर N, इधर भी लगा देते हैं N के बाद इधर एक एसीटेट ग्रुप जुड़ेगा। यहाँ पे एसीटेट ग्रुप को इस तरीके से मैं लिख देता हूँ CH3COO-। इधर भी वही काम करते हैं, CH3COO- यहाँ पे लगा दीजिए, एक माइनस यहाँ पे लगा दीजिए। नेक्स्ट CH3COO-, यहाँ पे ये हो जाएगा CH3COO-, ठीक है। तो आपको 4 जो
डोनर साइड्स है वो आपको ऑटोमेटिकली विजिबल हो रहा है। कहाँ कहाँ से विजिबल हो रहा है, यहाँ से एक साइड है, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड और ये हो गया चौथा साइड। तो दो साइड्स कहाँ गए, दो साइड्स कहाँ गए, यस दो साइड जो है वो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में है एज अ लोन पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक करते हैं तो इसकी डेंसिटी जो निकल के आती है 6 निकल के आती है, और ये अपने आप में इकलौता मॉलिक्यूल है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 डोनेट करता है और ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो आज के 5वें क्वेश्चन की बात हम करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 बोर मैग्नेटॉन will be shown by one among of the following compounds। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा यौगिक या कौन सा संकुल यौगिक है जिसकी चुंबकीय आघूर्ण, राइट, मैग्नेटिक मूवमेंट मीन्स चुंबकीय आघूर्ण 1.73 बोर मैग्नेटॉन है। मैग्नेटिक मूवमेंट की जो यूनिट हुआ करता है वो होता है बोर मैग्नेटॉन, राइट, बोर मैग्नेटॉन, और 1.73 होता है। ये हमको इन चारों में से क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं स्पिन ओनली फार्मूला, राइट, स्पिन ओनली फार्मूला, जिसके वजह से ही हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट क्या करते हैं, काउंट कर लिया करते हैं। तो वो फार्मूला हुआ करता है कुछ इस तरीके से, म्यू एम इज इक्वल टू n+2 और ये हुआ करता है Bm, बोर मैग्नेटॉन, राइट, ये स्पिन ओनली फार्मूला हुआ करता है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये इस तरीके से। तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे कि सभी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे ये चेक कर लेंगे कि किसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी के पास, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी के पास अगर एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है या एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी जो बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू जो हुआ करेगा वो हुआ करता है 1.73 बोर मैग्नेटॉन, ये हुआ करता है। तो हम इन सभी में सेंट्रल मेटल एटम में देखेंगे कि किसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी का वैल्यू 1 आता है, राइट, मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अमाउंट अगर 1 होती है तो डेफिनेटली उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आ गया कितना, 1.73 बोर मैग्नेटॉन। तो चलिए चेक करते हैं। पहला जो ऑप्शन है उसमें सेंट्रल मेटल एटम है कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर हुआ करता है 29, राइट, और 29 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हुआ करता है वो हुआ करता है 3d10 4s1, 3d10 4s1। फिर हम चेक करेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट साफ साफ पता चल रहा है कि +2 है, राइट। तो कॉपर को अगर मैं +2 में लिखता हूं तो कॉपर को +2 में लिखते ही इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3d9 और 4s क्या हो जाएगा 0। 4s से मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा और 3d से भी मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो ये हो जाएगा 3d9, ठीक है। अब यहाँ पे D में 9 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब साफ साफ है कि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़रूर है, राइट, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़रूर है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही लग रहा है, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या उसके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या। दूसरे पे चलते हैं, निकिल है। निकिल का एटॉमिक नंबर जो हुआ करता है वो हुआ करता है कितना, 28। निकिल का एटॉमिक नंबर हुआ करता है 28। तो 28 के लिए हो जाएगा 3d8 and 4s2, 3d8 and 4s2। फिर निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो निकिल भी यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब यहाँ पे 3d8 and 4s क्या हो जाएगा 0।
डी में हो गया टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। और डी की जो कैपेसिटी है कितने की होती है, 10 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। ऑप्शन नंबर 2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन है TiCl4, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, राइट। तो टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर हुआ करता है वो होता है 22, राइट। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 कहने का मतलब ये हुआ कि 3D में 2 हो गया और 4s में भी कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप चेक करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से आपको सीधा पता चल रहा है कि ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, राइट। टाइटेनियम जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब मुझे पूरे के पूरे चारों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3D 0 और 4s भी 0 हो गया। मीन्स इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। डी वाले को चेक करते हैं। डी में सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर हुआ करता है 27 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ करता है 3D7N4s2, 3D7N4s2। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से आप निकालेंगे तो कोबाल्ट जो है यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन में आपको मिलेगा। कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो 4s से निकल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और 3D से निकल जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा 3D6 और 4s क्या हो जाएगा, 0, राइट। अब 3D में देखिए टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि इसके पास टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। इसके पास टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अल्टीमेटली आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्यों होगा, इसमें आप सिंपली फार्मूला लगा करके भी देख सकते हैं, राइट। तो हम इसमें स्पिन ओनली फार्मूला लगाते हैं। स्पिन ओनली फार्मूला है μm = √n+2। ये हो गया, जहाँ पे n क्या होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1+2, राइट। तो ये हो गया √3 और √3 की वैल्यू हुआ करता है 1.732 बोर मैग्नेटॉन Bm। अगर आप 2 को नहीं लेते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है 1.73। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। तो इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए। आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद।